हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने यूनिट नंबर फर्स्ट को पूरा कर लिया था। इसमें अपने चारों चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। मेरे ख्याल से जितने भी वीडियोस बने हैं फर्स्ट यूनिट में चारों चैप्टरों के आपने ध्यानपूर्वक देखे होंगे। अगर फिर भी किसी टॉपिक के अंदर कोई दिक्कत आती है तो वीडियोस आपके पास पड़े रहते हैं, आप दोबारा से भी देख सकते हो। ठीक है। इसके साथ में कुछ बच्चे ऐप के माध्यम से कुछ प्रॉब्लम्स डाउट्स पूछते हैं। तो देखो बच्चों, आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आप ऐप के अंदर जो डाउट पूछते हो वो कोई डाउट जो है वो कोई छोटा सा कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर कोई छोटा सा वन वर्ड में हो या कोई एक लाइन के अंदर हो। उनके आंसर्स तो आपको चैट के माध्यम से टाइप करके बता दिया जा सकता है, मगर कुछ बच्चों को मैंने देखा है तो पूरा का पूरा टॉपिक ही लिख देते हैं कि सर ये क्या है, इसको समझाओ। तो ऐसे कोई आपको चैट के माध्यम से कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी होती है कि वैसे तो आपने वो जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो पूरे 2 पेज का एक टॉपिक है, तो वो 2 पेज को टाइप थोड़ी होंगे। इसलिए वो मेहनत आपको करनी है। आप वीडियो को दोबारा देखो ना उसमें। जैसे कुछ बच्चों ने मेरे को पूछा कि सर स्वबंध्यता क्या होती है, समझाइए। अब स्वबंध्यता में पूरा का पूरा एक वीडियो बना करके भेजा है मैंने। अब वीडियो के अंदर 20-25 मिनट के अंदर कितनी बातें मैंने आपको समझाई है, वो बातें टाइप करके थोड़ी बता सकता हूँ। वो वीडियो दोबारा सुनो ना, आपके पास वीडियो पड़ा है, उस वीडियो में हर एक बात को मैंने 3-3 बार बोल के बताया है। अब कोई छोटा ऐसा टॉपिक हो गया, कोई भी एक वर्ड हो गया, कोई मीनिंग नहीं आया, तो वो चीजें हम आपको ऐसे चैट के द्वारा आपके ऐप के अंदर आपका जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई करके बता सकते हैं। बाकी जितना भी सिलेबस हो रहा है वो आपको दोबारा से भी कराया जाएगा। ऐसे मत समझो कि भाई ये सिलेबस अपना आगे बढ़ गया तो पहले नहीं हो गया। जब भी अपनी ऑफलाइन क्लासेस चालू होगी तो आप निश्चिंत रहिए, जो सिलेबस हो चुका है उसको दोबारा से भी करवाया जाएगा। मगर जो बच्चे अभी थोड़ा ध्यान से पढ़ रहे हैं उनका थोड़ा फायदा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि दोबारा कराएंगे तो दोबारा से जो बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, नए बच्चे आएंगे, उनके लिए तो वो फर्स्ट टाइम होगा। मगर आप अभी थोड़ा बहुत भी इसमें कर रहे हैं तो आपके लिए फिर वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो एक प्रकार से रिविजन आपका हो जाएगा। तो आप थोड़ा क्वेश्चन जो पूछो ना, थोड़ा सोच समझ के पूछो कि अपन कैसा किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो अपने आप के अंदर पूरा एक टॉपिक हो गया है, तो वो टॉपिक पॉसिबल नहीं हो पाता है कि उसको मैं टाइप कर करके आपको आंसर्स दूं। आप कोई छोटा कोई वर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन तब बनता है जब कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज़ मिल जाए जो आपको मैंने वीडियोज़ के अंदर आपको समझ में नहीं आ पाए। कोई ऐसी चीज़ है जो छोटी सी चीज़ है वो समझ में नहीं आई है, मगर अब आपने पूरा का पूरा वीडियो का जैसे कोई भी टॉपिक लिया, वो टॉपिक का ही एक प्रॉब्लम लिख करके भेज दिया, तो आपने तो एक छोटा सा वर्ड लिख के भेजा है, मगर वो आंसर देने वाले की तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो या तो ये सभी प्रॉब्लम्स अपन वैसे तो दोबारा भी करेंगे, या आप वीडियो को सुने, आप दोबारा से वीडियो को सुनिए। पहली बार तो आप अपना प्रयास खुद कीजिए कि मैं वीडियोस मेरे पास पड़े हैं तो ध्यान से वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार सुनिए। ठीक है। वैसे आपको हर सिलेबस हर टॉपिक्स जो हैं वो दोबारा से भी करवाए जाएंगे, तो आप इस चीज़ की चिंता मत करना कि भाई सिलेबस आगे बढ़ गया है तो पीछे का नहीं होगा क्या। ठीक है। सिलेबस के अंदर भी कुछ परिवर्तन हो सकता है, जैसे क्लासेज अपनी कम हुई है, क्लासेज का जो अपने पास काफ़ी दिनों तक अपना जो सेशन है उसके जो वर्किंग डेज कम आ रहे हैं, तो आगे बोर्ड से सिलेबस के अंदर भी थोड़ा बहुत कम का सुनने में आ रहा है कि कुछ चेंज करेंगे। चेंज का मतलब कि कुछ सिलेबस कम किया जा सकता है, तो वो सब चीज़ें आगे की बातें हैं। फिलहाल अपन फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में आज अपन एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो नई यूनिट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर है 9 नंबर वाली यूनिट, जिसका नाम है जेनेटिक्स और जीनोमिक्स। ठीक है। इस यूनिट को अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अपनी यूनिट का नेम लिख देते हैं। पहले यूनिट है नंबर 9, इसका नाम है आनुवंशिकी, तो जेनेटिक्स भी बोलते हैं अपन, आनुवंशिकी व जीनोमिक्स। ठीक है। आनुवंशिकी और जीनोमिकी या जीनोमिक्स बोल सकते हैं अपन इसे। मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर की यूनिट है, ये है इसका 5 नंबर की यूनिट है। जैसे फर्स्ट यूनिट अपन ने 4 मार्क्स की थी, ये 5 नंबर की यूनिट है। और डिवाइडेशन इस यूनिट का है 2+3, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है इसमें से और 3 नंबर का एक क्वेश्चन इस यूनिट में से आना है। ठीक है। इस यूनिट के अंदर टोटल अपने पास 3 चैप्टर हैं। 5 नंबर का मैट्रिक कैरी करने के लिए 3 चैप्टर इस यूनिट के अंदर पढ़ने पड़ेंगे अपन को। चैप्टर नंबर 35, 36 और 37, यानी ये 9th नंबर की यूनिट जो है ना,
ये 35, 36, 37 नंबर के 3 चैप्टरों से मिलकर के बनी हुई है। तो इसमें अपना जो चैप्टर जो है वो अपन जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर है अपना 35, ठीक है, जिसका नाम है अपना मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। चैप्टर का नाम है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, ठीक है। ये यूनिट मैंने क्यों स्टार्ट की है, सीधा ही फर्स्ट यूनिट से 9th यूनिट में आया हूं मैं। देखो सेकंड यूनिट्स के अंदर भी अपनी सेकंड यूनिट्स तो अपनी फरवरी के अंदर क्लासेस चालू हुई थी, तब चल ही रही थी। उस यूनिट्स को पूरी नहीं हो पाई थी। उस यूनिट में अपने कल एक बच्चे ने पूछा भी था कि उसके अंदर 7 चैप्टर बाकी है। हाँ बिल्कुल, मेरे को पता है। इस यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 सेकेंड यूनिट जो है वो प्लांट फिजियो की है, जिसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये चैप्टर दिए हुए हैं। उसमें अपना 5, 6, 7 7वां चैप्टर शायद चल रहा था, उसके अंदर कुछ बाकी है, पूरी नहीं हो पाई थी वो यूनिट। मगर उस यूनिट को शुरू से एक बार दोबारा से कराना पड़ेगा। तो क्योंकि कुछ बच्चों ने जैसे नए आ गए हैं तो उनको भी साथ लेकर के उस यूनिट को एक बार रिवीजन करा करके फिर वापस एंड तक ले जाएंगे। तो बीच में जो हो गया उसको नहीं अपन यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, एक नए सिरे से नई यूनिट कर रहे हैं, इसलिए सभी के शुरू से काम में आ जाए, इसलिए नई यूनिट स्टार्ट की अपन ने, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 35 मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। और इस यूनिट को स्टार्ट करने का एक कारण मेरा ये भी था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपकी पढ़ी हुई भी मिलेगी आपको 9th क्लास में सॉरी 10th क्लास में, 11th क्लास में आपने आनुवंशिकी के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, मेंडल के बारे में, इनके बारे में थोड़ा बहुत आपने सुन रखा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले से पढ़ी हुई भी मिलेगी। तो आगे की जो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे उनमें भी आपको थोड़ा सा समझने में ईजी रहेगी। वो बात करते हैं अपन, देखो इस यूनिट का चैप्टर नंबर 35 मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। शब्द आया है एक आनुवंशिकता। आनुवंशिकता को दूसरा नाम एक अपन दे सकते हैं वंशागति। आनुवंशिकता को वंशागति भी कह सकते हैं। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। आनुवंशिकता का मतलब होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, वंशागति का मतलब होता है हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड हैं, दोनों समान शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो आपको ये मिल जाएगी वंश, कहीं पर क्वेश्चन में वंशागति लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पर आनुवंशिकता लिखा हुआ मिल जाए, तो कोई चेंज नहीं है, एक ही बात है ये। तो मोटा मोटी रूप से इस यूनिट के अंदर यानी इस चैप्टर के अंदर हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी ध्यान रखना, आनुवंशिकता तो हो जाएगा इनहेरिटेंस और आनुवंशिकी हो जाएगी जेनेटिक्स। यानी अपन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है अपन को इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो क्या होती है, देखो सबसे पहले जेनेटिक्स वर्ड की ही मीनिंग देख लेते हैं अपन। जेनेटिक्स वर्ड का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है, शब्द किसने दिया है, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, इनके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो आनुवंशिकी जिसे अपन जेनेटिक्स भी कहते हैं, एक ग्रीक वर्ड है। जेनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसे सर्वप्रथम 1905 में डब्ल्यू बेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यानी ये शब्द किसने दिया था, पहली बात तो ग्रीक शब्द है और किसने दिया था, डब्ल्यू बेटसन। बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में शब्द दिया। ये शब्द जेनेटिक शब्द जो है ये बेटसन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, इन्होंने दिया था, ठीक है। 1905 एक वाला क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था, बेटसन ने दिया था, ठीक है। अब इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, जेनेटिक्स शब्द का मीनिंग होता है, इसका अर्थ की बात करते हैं हम। जेनेटिक्स वर्ड जो है इसका क्या अर्थ होता है, तो अर्थ होता है इसका टू बिकम या टू ग्रो इनटू। टू बिकम या टू ग्रो इनटू यानी किसी चीज का होना से होता है। कोई भी नए लक्षण प्रतीत हो रहे हैं शरीर में, कुछ जीन से रिलेटेड कुछ वंशागति हो रही है, ऐसा वर्ड इस प्रकार का मीनिंग इसका निकलता है कि टू बिकम, बिकम का मतलब होना होता है, या टू ग्रो इनटू यानी अंदर से किसी चीज का कुछ नया फॉर्मेशन होना, नई लक्षण प्रतीत होना।
तो ये इस वर्ड जो होता है इसका मीनिंग होता है टू बिकम या टू ग्रोइंग। अब इसके बाद में अपन परिभाषा देखते हैं, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स की क्या परिभाषा होती है। तो देखो इसमें आपको दो शब्द ध्यान में रखने हैं, एक तो विभिन्नताएं जिसको विविधता भी कह सकते हैं आप, और एक आनुवंशिकता जिसको वंशागति भी कह सकते हैं। इन दो शब्दों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है ना, वही आनुवंशिकी है। यानी परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता इसको दूसरा शब्द क्या दिया था मैंने अभी, वंशागति की बात है, आनुवंशिकता बोल दो या वंशागति बोल दो, वह विभिन्नताओं या जिसको अपन विविधता भी बोल सकते हैं, विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। ये हो गया। अब दो ही वर्ड तो आए हैं इसके अंदर, एक तो आनुवंशिकता और एक विभिन्नता। यानी विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर आनुवंशिकता यानी वंशागति और विविधता यानी विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। यानी आनुवंशिकी एक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अपन किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं और साथ में विभिन्नता का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो परिभाषा हो गई, परिभाषा में दो शब्द आए अपने पास, एक तो आनुवंशिकता और एक विभिन्नता। दोनों का क्या अर्थ होता है, आनुवंशिकता या विभिन्नता वंशागति का अर्थ ये होता है कि लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होना। देखो माता पिता से जब संतति उत्पन्न होती है तो संतति जो होती है उसके अंदर आनुवंशिक लक्षण किससे आए हैं, माता और पिता से आए हैं। शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस के अंदर निश्चय करते हैं तो युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है और फिर भ्रूण से नया जीव बनता है। तो जब जनक से नई संतति बनती है तो आनुवंशिक पदार्थ जनकों का ही तो इसके अंदर आया है। यानी लक्षण जो होते हैं वो जीन्स के द्वारा जनकों से संततियों के अंदर स्थानांतरित हो रहे हैं। जीन्स लक्षण के लिए वाहक होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो माता पिता से लक्षणों को संतति के अंदर लेके जाते हैं, फिर उनसे लक्षण जो होते हैं वो जीन्स के द्वारा उनकी संततियों में जाते हैं। तो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण होना आनुवंशिकता या वंशागति कहलाता है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जो होते हैं वो स्थानांतरित होते हैं, वो तो हो गया आनुवंशिकता या वंशागति। और विभिन्नता किसे बोलते हैं, विभिन्नता का अर्थ ये हो गया है कि एक ही जाति के जीवों में, एक ही जाति के जीव है, उन जीवों के अंदर जो असमानताएं पाई जाती है ना, जो चेंजेस पाए जाते हैं ना, आनुवंशिक लेवल पर बता रहा हूँ, आनुवंशिक लक्षणों के लेवल पर जो परिवर्तन पाया जाता है उसे विभिन्नता या विविधता कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बताऊँ मैं आपको, एक माता पिता की 4 संतान है, चारों आपस में सगे भाई बहन हैं, ठीक है, मगर चारों के अंदर आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, यानी आनुवंशिक पदार्थ की मैं बात कर रहा हूँ डीएनए से, डीएनए जो होता है वो चारों के अंदर चेंज होता है। एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, चारों सगे भाई बहन हैं, चारों के अंदर बहुत सारे लक्षणों में समानता है, मगर समानता का अर्थ ये नहीं है कि वो आनुवंशिक रूप से समान है। क्या उनकी शारीरिक संरचना, उनके चेहरे मिल सकते हैं, मगर उनका आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए जो होता है वो सगे भाई बहनों का भी अलग अलग होता है। इस संसार के अंदर जितने भी जीव होते हैं उन सब के अंदर आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए जो होता है सबका भिन्न होता है। 99.9% तक समानता मिल सकती है डीएनए के अंदर, मगर 0.1% के चांसेस ये रहते हैं कि वहां पर भी विभिन्नता होगी। अगर आनुवंशिक लेवल के ऊपर कोई जीव समान हो गए ना तो वो क्लोन कहलाते हैं, और कभी भी लैंगिक जनन के द्वारा क्लोन उत्पन्न होते नहीं है। ठीक है, तो जो एक ही जाति के जीवों के आनुवंशिक पदार्थ में जो असमानता पाई जाती है उसे विभिन्नता कहा जाता है। अब इन दोनों शब्दों का अर्थ मैंने आपको बता दिया, आनुवंशिकता और विभिन्नता का। इन दोनों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे अपन बोलते हैं जेनेटिक्स या आनुवंशिकी। अब कुछ वैज्ञानिकों की बात कर लेते हैं कि फादर्स ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो देखो फादर्स ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के जनक,
आनुवंशिकी के जनक या पितामह किसे कहते हैं, सबको आता है। आनुवंशिकी के क्षेत्र में सबसे पहले जो एक सफल कार्य जो है वो किसने किया था, वो था ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने ही सबसे पहले आनुवंशिकी की नींव रखी थी। हालांकि इनसे पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जेनेटिक्स के क्षेत्र में काम किए थे, मगर वो सफल नहीं हो पाए थे। मेंडल ही था वो था जो सबसे पहले सफल हो पाया था। उसके बाद में तो उसके किए गए कार्यों को आगे अन्य वैज्ञानिकों ने बढ़ाया तो वो भी सफल हुए थे, मगर सर्वप्रथम मेंडल ने इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया था। बहुत सारी चीजें जो अन्य वैज्ञानिकों नहीं थी, जानकारी नहीं थी, वो सबसे पहले मेंडल ने ही बताई थी। इसलिए आनुवंशिकी के जनक जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जो इस चैप्टर के अंदर पूरा मेंडल के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर अपन से ये पूछ ले कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, अभी शब्द आया आपके पास डब्ल्यू बेटसन, जिन्होंने आनुवंशिकी शब्द दिया था, उन्हीं को ही फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। यानी डब्ल्यू बेटसन जो है उनको फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। और अपन से ये पूछ ले कि प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक, फादर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो आंसर आएगा टी.एच. मॉर्गन। वैज्ञानिक का नाम है मॉर्गन, पूरा नाम है टी.एच. मॉर्गन। इनको प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक विलियम बेटसन और प्रयोगात्मक आनुवंशिकी जनक टी.एच. मॉर्गन। ये हो गए कुछ ऐतिहासिक बातें जिनमें वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन क्या था, उसके आधार पर उनको किन किन को किस किस शाखा का जनक कहा गया है। ठीक है, इसके बाद में अगले वीडियो में अपन मेंडल का जीवन परिचय पढ़ेंगे कि मेंडल क्या था, कब जन्म हुआ, उसने कैसे मटर के पादप पर अपने कार्य किए, अपने प्रयोग के अंदर मटर के पादप को क्यों चुना, मेंडल सफल क्यों हो पाया, उसके बारे में सभी चीजें अपन अगले वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।